चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट्स ऐसा था, उसमें हमने एक पॉइंट देखा कि अगर हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, अगर हमारे पास एलिप्स है तो किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे कंडीशन में निकला था, ठीक है, क्योंकि टी का वैल्यू जो था वो 4 निकला था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कहीं से भी हम मैक्सिमम कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पी पॉइंट ले लेते हैं x1, y1। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और 4 नॉर्मल जो हमें इलिप्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उन दो का 4 नाम हमने दे दिया, P1, P2, P3 और P4, ठीक है। तो ये जो P1, P2, P3 और P4 था, इसको हम लोग बोलते थे कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते थे कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद P1 जो पॉइंट होगा, यानी कि इलिप्स पे कोई भी पॉइंट हम लोग कैसा ले सकते हैं, a cos अल्फा, b sin अल्फा, ठीक है। P2 पॉइंट कैसा ले सकते हैं, a cos बीटा, b sin बीटा, ठीक है। P3 पॉइंट कैसा ले सकते हैं, a cos, मतलब कोई भी पॉइंट हम लोग ऐसे ही ले सकते हैं, बस एंगल चेंज कर करके, ठीक है, a sin गामा। उसके बाद P4 पॉइंट कैसा ले सकते हैं, a cos डेल्टा, b sin डेल्टा, इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारे के सारे पैरामेट्रिक पॉइंट्स हमारे पास निकल के आए, इनका जो एक्सेंट्रिक एंगल है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इन सबको अगर हम लोग सम करें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो वो जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, 2n+1 पाई के बराबर आता है, ठीक है, जिसमें n बिलोंग्स टू होता है इंटीजर। सबको याद है, ये दोनों पॉइंट्स हमने कल पढ़ा था, ठीक है। टोटल 3 पॉइंट्स हमने पढ़ा था। पहला पॉइंट कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि वो नॉर्मल का जो फीट होता है उसको बोला जाता है कोनॉर्मल पॉइंट्स। अगर 4 नॉर्मल है तो मैक्सिमम कोनॉर्मल पॉइंट्स भी 4 होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब ये सारे जो कोनॉर्मल पॉइंट्स हुए, इनके जो एक्सेंट्रिक एंगल आए, उन सब एंगल को ऐड करते हैं तो 2n+1 पाई आता है, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि ये जो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बोलने का मतलब 3 पाई, 5 पाई, पाई, इस तरीके का चीज है। आया समझ में, क्लियर है सबको? ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल के एक दो प्रॉपर्टीज हैं, नॉर्मल के एक दो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल क्या क्या है। एक प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बट मैं फिर भी बता देता हूं। मतलब मेजर ये फोकस से पास होने वाला हमारे पास एक ही नॉर्मल एग्जिस्ट करता है, जो होता है हमारा मेजर एक्सिस, ठीक है। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि फोकस से पास करने वाला कोई भी जो नॉर्मल होता है वो एक ही होता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है मेजर एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सिस, normal other than major axis never passes through focus, ठीक है, फोकस या फोकाई कुछ भी लिख देते हैं। तो ये एक स्पेशल केस है कि फोकस से पास होने वाला जो नॉर्मल होता है वो एक ही होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इलिप्स, सॉरी, पैराबोला में मैंने एक पॉइंट बताया था, आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को पैराबोला में मैंने एक पॉइंट बताया था, ठीक है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते थे, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। याद कीजिए, पैराबोला, अगर हमारे पास एक पैराबोला है इस तरीके का, ठीक है, ये पैराबोला का एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं फोकस हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको मिरर मान लूं, पैराबोला को मिरर मान लूं, और उसके एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी इंसिडेंट रे आता है, ठीक है, उसके एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी इंसिडेंट रे आता है, तो इस इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो हमेशा कहां से पास करता है, बोलिए जल्दी बोलिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारा दिन मैं रुका रहूं एक जवाब के लिए। चलिए, आदित्य कुछ बोलना चाह रहा था बट उसका साउंड ही समझ में नहीं आ रहा। मौसम, लाची बोलिए, राजा बोलिए।
बोलिए, अगर कोई इंसिडेंट रे एक्सिस के पैरेलल आए और पैराबोला को एक मिरर मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहां से पास करेगा? रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। वेरी गुड, फोकस से। बाकी आप दोनों को नहीं याद है क्या? मौसम हो गया, लाची हो गया, राजा हो गया, तो बोला कीजिए, पार्टिसिपेट क्या कीजिए, चुपचाप सुनने से कुछ नहीं पलम चलेगा, ठीक है, तो उसको बोला कीजिए। मेरे को पता है कि सबको याद है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो हमेशा कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है। अब कोई चीज इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखिएगा, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि मान लेते हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, हमारे पास एक मिरर है, कहीं ना कहीं से एक इंसिडेंट रे आया, फिजिक्स का ये पॉइंट है, कहीं से इंसिडेंट रे आया और यहां से कहीं से रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये कैसे पता लगता था? ये ऐसे पता लगता था कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, अगर मेरा यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो सेम होता है, याद है आप लोगों को? ठीक है, नॉर्मल इस तरीके का होना चाहिए कि नॉर्मल के दोनों तरफ, तो ठीक उसी तरीके से अगर इस पॉइंट पे, ठीक है, ये मान लेते हैं ये, और कोई भी कर्व जो होता है, आप देखिएगा कर्व को अगर जूम करते जाइएगा तो ऐसे छोटे 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 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो अगर मैं इधर देखूं कि ये वाला जो मेरा पैराबोला है, पैराबोला पे अगर मैं देखूं तो पैराबोला पे यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल बना दूं, ठीक है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये नॉर्मल के, यानी कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो नॉर्मल है उन दोनों का अगर एंगल सेम आ रहा है, तो हाँ मैं ये बोल सकता हूँ, ये प्रूफ कर सकता हूँ कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला आएगा तो वो हमेशा फोकस से पास करेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल क्या, सॉरी, एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक रे है और फोकस से पास करने वाला कोई भी रे है, उन दोनों के बीच में अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो नॉर्मल हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, या फिर नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है हमेशा इक्वल होता है। तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल किसकी तरह काम करेगा? नॉर्मल काम करेगी तरह, एंगल बाइसेक्टर की तरह, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, नॉर्मल फिजिक्स है, क्लास 7, 8, 9, 10 में हम लोग ये सारे छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से एक रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टी इलिप्स के पास भी होता है, ठीक है, इलिप्स के पास भी एक रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टी होता है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक इलिप्स है इस तरीके का, ठीक है, हमारे पास एक इलिप्स है। अब हमारे पास एलिप्स है, ये एलिप्स का ले लिया हमने, चलो मेजर एक्सिस, और ये एलिप्स का ले लिया चलो माइनर एक्सिस, चलो मेजर माइनर नहीं लेने से भी चल जाएगा। इधर हम एलिप्स का फोकस ले लेते हैं, ठीक है, एलिप्स का फोकस ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं S1, इसको ले लेते हैं S2, ठीक है। एलिप्स का प्रॉपर्टी ये बताता है कि अगर फोकस से कोई भी इंसिडेंट रे में लूं, ठीक है, फोकस से अगर मैं कोई भी इंसिडेंट रे लूं, एलिप्स को अगर मैं मिरर मान लूं, तो एलिप्स में से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दूसरे वाले फोकस से ही हमेशा पास करेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अगर मैं फोकस से कोई भी एक फोकस से अगर कोई भी एक रे पास करे, इंसिडेंट रे, ठीक है, और वो इंसिडेंट रे क्या करेगा, इलिप्स में से रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी कि इलिप्स को अगर मैं मिरर मान लूं, तो इलिप्स पे जाके अगर रिफ्लेक्ट होगा, वो रिफ्लेक्शन हमेशा कहां से पास करेगा? दूसरे वाले फोकस से पास करेगा, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि यहाँ पे अगर जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पे अगर मैं एक नॉर्मल बना दूं, ठीक है, और ये वाला एंगल अगर सेम हो जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि, यानी कि इस फोकस से पास करने वाला एक लाइन बनाया, इस फोकस से पास करने वाला एक लाइन बनाया, और दोनों के बीच का मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और नॉर्मल के बीच का जो एंगल अगर सेम आ जाता है, तो मैं ये हमेशा बोल सकता हूं कि एक फोकस से अगर मैं एंगल पास कर रहा हूं इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा दूसरे वाले फोकस से पास करा सकते हैं, ठीक है। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर नॉर्मल, इन दोनों के बीच में अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं और दोनों का नॉर्मल का एंगल अगर सेम आ जाए, तो क्या होगा? ये इंसिडेंट रे बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। अगर ये नहीं हो पाता इक्वल, मतलब ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। आया समझ में आप लोगों को हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी किस तरीके से प्रूव करते हैं? सर एक बार फिर से समझाइएगा। देखिए होता क्या है, मैंने ये चीज बताया ना कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमेशा क्या होता है? सेम एंगल बनता है, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि ये हमने सिर्फ बोला है कि हमारे पास एक इलिप्स है, इलिप्स का अगर मैं एक फोकस से अगर एंगल पास कर, सॉरी, एक फोकस से अगर इंसिडेंट रे पास कराऊं,
तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं से पास करेगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां से पास करेगा वो दूसरे वाला फोकस होगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी सच है कि झूठ है, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? मैंने इन दोनों के बीच में नॉर्मल बनाया, ठीक है। अगर ये नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल जो सेम आ जाता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का अगर एंगल सेम हो जाता है तो ऑब्वियसली एक इंसिडेंट रे होगा, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे होगा। अगर ये एंगल थीटा आ जाता है, ये एंगल दूसरा आ जाता है, तो ये इंसिडेंट रे होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी बताता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा एक एंगल बना दिया, इस सॉरी एक पहले एक वाले फोकस से ऐसा एक रे बना दिया, दूसरे वाले फोकस से ऐसा एक रे बना दिया, फिर उनके बीच का हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल और इसके बीच का एंगल जो है सेम आता है कि नहीं आता है। अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का नॉर्मल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का अगर एंगल सेम आ जाता है नॉर्मल के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा या इंसिडेंट रे बन जाएगा। अगर वो एंगल सेम नहीं आता है तो वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनेगा। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना में बोले, नहीं आया तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे। जबकि इसमें समझने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, बस हमें क्या देखना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और हम कैसे पता लगाएंगे सेम है कि नहीं है? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो इलिप्स होता है, ठीक है, एक होता है फोकस S1, दूसरा होता है फोकस S2। मैं बोल रहा हूँ कि फोकस S1 से अगर कोई भी रे पास करेगा, तो कोई भी रे पास करने के बाद कहां से रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगा, इंसिडेंट रे। अगर फोकस से कोई अगर इंसिडेंट रे आता है तो पास होने के बाद हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकस से चले जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये चीज प्रूफ है, ये चीज अगर सही है, तो हमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो दोनों के बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, बस वही चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए, ये अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल हमेशा क्या कहलाएगा, नॉर्मल हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल सेम आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आगे किस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये सारे के सारी चीजों को। मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इलिप्स बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक इलिप्स हो गया मेरा एक, ये हमारा x ले लिया हमने और ये y ले लिया हमने। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे हमारा एक फोकस है। ठीक है, ये फोकस का हम नाम रख देते हैं S1, ये फोकस का नाम हम रख देते हैं S2। ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। अब क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ कि मेरा एक इंसिडेंट रे है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये अगर इंसिडेंट रे हो गया तो रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा इसको दूसरे वाले फोकस से पास करना पड़ेगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ये प्रूफ इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मैं एक नॉर्मल बना दूं, ठीक है, इस पे मैंने मान लो टेंजेंट बना दिया और ये हमारा आ गया नॉर्मल। ठीक है, मैंने ये नॉर्मल बना दिया। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को हमने ले लिया, चलो इसको ले लिया P, इसको नाम रख दिया हमने Q। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो सेम है। मेरे पास कोई भी एक मैंने लाइन ले लिया जिसको मैंने S1 से ड्रॉ किया, दूसरा लाइन मैंने S2 से ड्रॉ किया, और मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इलिप्स पे, उस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अगर मैं किसी भी कारण से ये प्रूफ कर देता हूं कि ये नॉर्मल जो है इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है, तो उस केस में हमारा क्या बन जाएगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। ठीक है, अब किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो P वाला पॉइंट है, वो P वाला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग x1, y1। ठीक है, ध्यान से समझते हुए जाइएगा, चीजें टफ नहीं है, चीजें बड़ा सिंपल है। एलिप्स का इक्वेशन में ले लेता हूं x1 नहीं, एलिप्स का इक्वेशन जो है प्रूफ करने के लिए, एलिप्स का इक्वेशन जो है वो मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब नॉर्मल एट पी, अब इसी इलिप्स का नॉर्मल एट पी, पी पे जो नॉर्मल बनेगा x1, y1, वो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको पता है ये पॉइंट बनेगा।
तो ये किसका इक्वेशन आएगा? नॉर्मल का इक्वेशन आएगा। नॉर्मल हमारे पास क्या है? पी क्यू हमारा नॉर्मल है। अगर मैं ये क्यू वाला पॉइंट निकालना चाहूं तो क्यू वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू वाला पॉइंट क्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर पॉइंट क्यू क्या करना पड़ेगा? अरे बताते हुए y कोऑर्डिनेट को जीरो लेना, y कोऑर्डिनेट को जीरो करना पड़ेगा क्योंकि वो x एक्सिस पे आ रहा है। y कोऑर्डिनेट को जीरो करेंगे तो हमारा जो ये पूरा का पूरा है ये पार्ट जीरो हो जाएगा। ये पार्ट जीरो होने के पास हमारे पास बचेगा a स्क्वायर x बाई x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतना बचेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा? x इज इक्वल टू x1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिएगा, फिर ये जो x वाला पॉइंट आया ये बचेगा x1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या आप लोग बता सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमारा क्या बनेगा? इसेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी, वेरी गुड। ठीक है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमारा क्या बन गया? एक्सेंट्रिसिटी बन गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x1 इंटू ई स्क्वायर। इसको हम लोग चलो 1 नाम से सेव कर देते हैं। तो जो q वाला पॉइंट हमारा हो गया, q वाला पॉइंट हमारा कितना हो गया? x1 ई स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, कौन मेरे को बता पाएगा कि s1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा? s1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ए कॉमा जीरो। ए कॉमा 0, वेरी गुड। और s2 का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, यस। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं? S1Q और S2Q निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, S1Q, S1Q का वैल्यू कितना निकलेगा? S1Q, S1Q का वैल्यू कितना निकलेगा? यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है हमारा कितना? AE माइनस AE कॉमा 0, और ये डिस्टेंस कितना है? Q वाला पॉइंट कितना है हमारा? Q वाला पॉइंट है हमारा x1 e स्क्वायर। तो ये और S1 का वैल्यू क्या है? AE कॉमा 0, और Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? x1 e स्क्वायर कॉमा 0। तो ये S1Q हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो हमें पता है, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें S1Q निकालने के लिए दिया जाए तो S1Q कितना आ जाएगा? AE माइनस x1 e स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आएगा AE माइनस x1 e स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी, ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो ये हमारा S1Q निकल गया। ठीक है, अब जब S1Q निकल गया, हमें निकालना है S2Q। ठीक है, S2Q यानी कि ये वाला और ये वाला निकालना है। S2Q जो डिस्टेंस होगा, S2Q डिस्टेंस क्या होगा? उसमें एक माइनस है। ठीक है, माइनस AE कॉमा 0, तो इसी तरीके का दिखेगा, उसमें बन जाएगा AE प्लस x1 e स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बन जाएगा AE प्लस x1 e स्क्वायर। ठीक है, तो ये S1Q और S2Q हमारा निकल गया। क्यों निकाल रहे हैं वो भी पता चलेगा आगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये PS1 और PS2 निकालने की कोशिश करते हैं। PS1 हमारे पास कितना निकल के आएगा? PS1 कितना निकल के आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ P कितना है? x1 माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये निकल के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? ये निकल के आएगा मेरे ख्याल से, ये कितना निकल के आएगा? x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ये PS1 निकल गया हमारे पास। PS2 निकालेंगे, PS2। ठीक है, PS2 कितना निकल के आएगा? PS2 निकल के आएगा x1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। आया समझ में मैंने क्या किया? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है,
दूसरा चीज यहां से देखिएगा, दूसरा चीज, एक और चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें से अगर मैं ई कॉमन ले लूं, ठीक है, इसमें से अगर मैं ई कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, इसमें से अगर मैं ई कॉमन ले लूं तो ई कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स वन ई। आया समझ में? और इसमें से अगर मैं ई कॉमन ले लूं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ऐसा करते हैं, इसमें से अगर ई कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स वन ई। आया समझ में? क्या आ गया, ए माइनस एक्स वन ई, ए प्लस एक्स वन ई। आ गया समझ में क्या क्या मैंने ये, आया कि नहीं आया? अरे बोला कीजिए भाई, तभी ना मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ बोलिएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा, सारा चीज समझते हुए जाइए, नहीं तो आगे फिर गड़बड़ी होगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक इलिप्स का इक्वेशन ले लिया, इलिप्स का इक्वेशन ले लिया तो ये इलिप्स बन गया, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया x1 y1, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने नॉर्मल निकाल लिया, नॉर्मल निकालने के बाद ये q वाला पॉइंट निकाल लिया। जैसे ही हमने q वाला पॉइंट निकाला तो q वाला पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, q वाला पॉइंट हमारे पास आ गया, कहाँ गया, q वाला पॉइंट हमारे पास आ गया x1 e स्क्वायर कॉमा 0। उसके बाद हमने क्या किया, s1q निकाला, s1q निकाला, s1q जैसे ही निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, a माइनस एक्स वन ई स्क्वायर, और उसमें से अगर e कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स वन ई। फिर उसके बाद हमने निकाला s2q, ठीक है, s2q जैसे ही निकाला तो s2q हमारे पास कितना आ गया, e इंटू a प्लस एक्स वन ई। ठीक है, अब चलिए एक चीज बताइए, ये ऐसे निकालेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए एक चीज बताइए, हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था, ठीक है, आप लोगों को याद होगा हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था, जिस पॉइंट का नाम है कि ये क्या बोलते हैं उसको, कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या था हमारे पास, कि कोई भी फोकस से अगर पॉइंट होगा, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास और एक फोकस से, एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक्सेंट्रिसिटी के बराबर होगा। ठीक है, PS PM, तो PS बाई PM इज इक्वल टू ई होगा, यानी कि PS इज इक्वल टू EPM होगा। PS मतलब क्या हो जाएगा, फोकस तक, पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस, और PM मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस। याद है आप लोगों को, याद है कि नहीं है? यस सर। अब मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं और यहाँ पे मैं बना देता हूँ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अब बताइए PS1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, PS1 और ये P पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आप लोग का गड़बड़ा जाएगा। इस चीज को मैं डायरेक्ट्रिक्स बोल देता हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं डायरेक्ट्रिक्स बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ PM। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं इसमें, PS1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, EPM। सबको क्लियर है? ठीक है, कोई मेरे को बता पाएगा इस PM का डिस्टेंस कितना होगा, PM का डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉइंट कितना होता है, ये पॉइंट कितना होता है, A कितना, A बाई ई कॉमा 0। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, A बाई ई कॉमा 0 होता है। अब बताइए A बाई ई जो है, यानी कि ऑरिजिन, ध्यान से समझिएगा, ऑरिजिन से लेके पूरा, इसको मैं D मान लेता हूँ, ऑरिजिन से, इसको मैं O मान लेता हूँ, ऑरिजिन से लेके D तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, A बाई ई है। ठीक है, ऑरिजिन से लेके D तक पूरा का पूरा डिस्टेंस A बाई ई है, और P पॉइंट पे, P पॉइंट हमारा कितना है। ठीक है, अब चलो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं N नाम रख देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरे को बताइए PN जो डिस्टेंस है, PN डिस्टेंस क्या x1 है, PN का लेंथ x1 है कि नहीं है? अगर P पॉइंट x1, y1 है तो PN का लेंथ कितना हो गया, x1। अब मेरे को बताइए कि PM का डिस्टेंस कितना होगा। PM का डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MN माइनस PN, MN माइनस PN लिख सकते हैं ऐसा।
पूरा का पूरा एम एन पी एम का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो पूरा का पूरा एम एन में से पी एन को माइनस कर दो तो मेरे पास पी एम बच जाएगा। अब एम एन मतलब क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा डिस्टेंस, और वो कितना है ए बाई ई, तो ये कितना हो गया ए बाई ई हो गया, माइनस पी एन का मतलब कितना है एक्स वन। आया समझ में? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस सॉरी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस ई एक्स वन डिवाइडेड बाई ई। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अरे बोलिए भाई, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, या नेटवर्क खराब है क्या आप लोगों का? तो पीएम मतलब कितना हो गया ए माइनस ई व ई, पीएम मतलब ये जो पीएम हो गया, पीएम मतलब कितना हो गया ए माइनस ई एक्स वन बाई ई। ठीक है, तो पीएम का मतलब कितना हो गया ए माइनस ई एक्स वन बाई ई। आ गया समझ में? ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो यस सर। अब ध्यान से देखिए पी एस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई पी एम था। ठीक है, पी एस वन इज इक्वल टू ई पी एम, तो ई इंटू पी एम, पी एम का मतलब कितना हो जाएगा ए माइनस ई एक्स वन बाई ई, यानी कि कितना हो जाएगा ई कट गया, हमारे पास पी एस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए माइनस ई एक्स वन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा पी एस वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस ई एक्स वन, ए माइनस ई एक्स वन था, तो ये कितना हो जाएगा ई पी एस वन के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? a माइनस ई एक्स वन, तो ये किसके बराबर आ गया पी एस वन के बराबर आ गया, तो इसमें e पहले से था, a माइनस ई एक्स वन किसके बराबर आ गया पी एस वन के बराबर। ठीक उसी तरीके से ये आ जाएगा पी एस टू के बराबर। आया समझ में? क्लियर हुआ कि कहां से आ गया हमारे पास ये? ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप दोनों का रेशियो ले लेते हैं S1Q बाई S2Q। दोनों का अगर हम रेशियो ले लेंगे S1Q बाई S2Q तो हमारे पास आ जाएगा EPS1 डिवाइडेड बाई EPS2, तो ये E और E कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास S1Q डिवाइडेड बाई S2Q इज इक्वल टू आ जाएगा PS1 बाई PS2। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए, एक ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पास अगर एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, हमारे पास अगर एक ट्राइंगल होता है ए बी सी, और अगर इस ट्राइंगल का एक एंगल बाइसेक्टर होता है डी, ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, एक प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल का, याद कीजिए, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, एंगल बाइसेक्टर, तो ए बी बाई ए सी, ध्यान से देखिएगा, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, ये प्रॉपर्टी होता है अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो इस केस में भी हमारे साथ वही हो गया। ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी एस वन एस टू, ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल पी एस वन एस टू, हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल पी एस वन एस टू। अब उस केस में क्या आ रहा है पी एस वन बाई पी एस टू, ठीक है, पी एस वन बाई पी एस टू इज इक्वल टू एस वन क्यू बाई एस टू क्यू, और इसको हम लोग चलो टू से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस टू प्रॉपर्टी को यूज करके फ्रॉम टू, कंडीशन टू से हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारा PQ है, PQ हमारा क्या बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। फ्रॉम प्रॉपर्टी टू PQ इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर PQ एंगल बाइसेक्टर है तो PQ एंगल बाइसेक्टर है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा S1PQ और S2PQ दोनों एंगल जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा S1PQ इज इक्वल टू एंगल S2PQ, दोनों एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा। अब दोनों एंगल जो बराबर हो गया, एंगल बराबर होने से हमें क्या पता चलता है कि इसको तो हमने नॉर्मल माना था, जब हमने इसको नॉर्मल माना था तो हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, यानी कि अगर इसको एक को अगर मैं इंसिडेंट रे मानूं तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, अगर मैं इसको इंसिडेंट मारूं तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमें क्या पता चल रहा है, फाइनली हमें ये पता चल रहा है कि अगर कहीं से भी एक भी फोकस से अगर मैं एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करूं तो जाके फाइनली क्या करेगा दूसरे वाले फोकस में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं दस द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिएगा, द इंसिडेंट रे फ्रॉम फोकस S1 आफ्टर reflection at a point P, after reflection at a
पॉइंट P passes through, ठीक है, passes through the other focus, passes through the other focus, और अदर फोकस कौन सा है, S2, ठीक है। अब अगर किसी को किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछिए, अभी पूछिए, तुरंत पूछिए, फटाफट पूछ के इस डाउट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसका ऐसे भी प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले बताया प्रूफ जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस प्रूफ ऑफ से क्या याद रखना चाहिए। जब प्रूफ सब आप लोग याद रखिएगा तो ये आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होता है, ठीक है। तो अभी अगर किसी पॉइंट में समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, फटाफट जल्दी कीजिए। क्लियर है ये सारी चीजें? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए पूछिए, फटाफट पूछिए, फटाफट पूछिए। जो भी डाउट है उसको यहीं पूछ के खत्म करना है, उसको अगले दिन के लिए रखना नहीं है कि घर में पढ़ेंगे ये तब खुद से समझ में आएगा, उतना समय नहीं रखना है अपने पास। जो क्लास में हो रहा है उस चीज को क्लास में ही खत्म कर देना है, और ज्यादा से ज्यादा समय फिर क्वेश्चन करने में यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये सारे प्रूफ्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे, बट बुक में आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेगा जितना डिटेल में मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ कि ये कहाँ से आ गया। आप कंफ्यूज हो जाएंगे बीच बीच में कि ये कहाँ से हो गया, क्या हो गया, किस तरीके से हो गया। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का समरी हम लोग देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मल में जो हम लोगों ने पॉइंट देखा, सब लोग याद रखिएगा, बार बार याद रखिएगा। नॉर्मल में देखिए, कभी भी कोई चीज पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक मैप बनना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी एक दो दिन से हम लोग नॉर्मल वाला प्रॉपर्टी पढ़े हैं। तो नॉर्मल में सबसे पहले नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का जो जनरल इक्वेशन होता है ए स्क्वायर एक्स वन बाई ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कौन सा हो गया, नॉर्मल का नॉर्मल इक्वेशन हो गया, ठीक है। ए एक्स वाई एक्स वन। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, फिर से बताइए, बोलिए। ए एक्स वाई एक्स वन होगा। ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, ठीक है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। देखिए इक्वेशन क्या है, इसी से करने पे ना आंसर निकल के आया या दूसरे पे निकल के आया। कब पढ़ाया था नॉर्मल, क्या है नॉर्मल का इक्वेशन, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन। जब पैरामेट्रिक फॉर्म में करेंगे तब कट जाएगा, ठीक है, ध्यान से याद रखिए नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है, एकदम दिमाग में याद रखिए, क्लियर रखिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके फीट को हम लोग बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, कोनॉर्मल पॉइंट्स। और कोनॉर्मल पॉइंट्स के जो एक्सेंट्रिक एंगल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो बराबर होगा 2n+1 पाई के, ठीक है। ये सारी चीजें यार बड़ा छोटा छोटा चीज है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि फोकस से पास करने वाला एक स्पेशल नॉर्मल है जिसको बोला जाता है मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस ही एक ऐसा नॉर्मल है जो फोकस से पास करता है, फोकस से पास करने वाला नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे वाला, यानी कि रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि अगर कोई भी एक फोकस से अगर इंसिडेंट रे है, ठीक है, एक फोकस से अगर इंसिडेंट रे है तो इलिप्स से रिफ्लेक्ट होने के बाद, इलिप्स से रिफ्लेक्ट, ठीक है, इलिप्स से रिफ्लेक्ट होने के बाद तो वो रे कहां से पास करेगा, फ्रॉम अदर फोकस, फ्रॉम अदर फोकस। दूसरे फोकस से क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हुआ, सबके दिमाग में फिट हो गया।
पहले है क्या, नॉर्मल का इक्वेशन, एक नॉर्मल इक्वेशन, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन, उसके बाद चार को नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम बाहर से, और उनका एक्सेंट्रिक एंगल का सम 2n+1 पाई के बराबर होगा। मेजर एक्सिस एक स्पेशल टाइप के नॉर्मल है जो सिर्फ और सिर्फ फोकस से पास करता है। उसके बाद हमने रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टी पढ़ा कि एक फोकस से अगर कोई इंसिडेंट रे पास होता है वो इलिप्स से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा दूसरे फोकस से पास करेगा। आया समझ में, क्लियर हुआ? पांचों पॉइंट दिमाग में बैठ गया? अरे बैठा कि नहीं भाई लोग? यस सर। हाँ वेरी गुड, बोला कीजिए आप लोग ना, तब मेरे को लगता है कि क्लास चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाने का आदत नहीं है ना, नॉर्मल क्लास पढ़ाने का आदत है। जब नॉर्मल क्लास पढ़ाते थे बच्चे चिल्लाते थे, डांट खाते थे, तो वो वाला चीज आदत है कि कान में कुछ आवाज गूंजनी चाहिए, ठीक है, तब पता चलता है कि कुछ हो रहा है मार्केट में। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ इफ नॉर्मल एट P दिस मीट्स द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एट Q एंड S डैश आर फोकाई गिवन इलिप्स देन फाइंड द रेशियो ऑफ SQ इज टू S डैश Q। ये क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या हमने? नहीं किया था ना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बड़े आसान है। हाँ, आप लोग का वीडियो बंद हो जाता है तो कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इफ नॉर्मल एट P दिस मीट्स द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एट Q एंड S डैश आर फोकाई ऑफ द गिवन इलिप्स देन फाइंड द रेशियो दिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन x² + 16। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ फटाफट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इलिप्स का कोऑर्डिनेट एक्सिस, बहुत बढ़िया। इलिप्स बना लेते हैं एक, ठीक है, ये हमारा इलिप्स आ गया, बहुत खूब। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब बोला गया है एक पॉइंट है हमारे पास, कौन सा पॉइंट है, 2,3√3/2। एक पॉइंट है हमारे पास इलिप्स पे कहीं पे 2,3√3/2। ठीक है, ठीक है, 2,3√3/2। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। उसके बाद आगे देखिए, इस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हल्का सा छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो ये आ गया, मान लेते हैं हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल जाके कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, मेजर एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, कौन से पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हो गया Q। ठीक है, और इसका फोकस जो है एक फोकस है S, दूसरा फोकस है S डैश। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ SQ इज टू S डैश Q। ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा। सबसे पहले ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कौन बताएगा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं है, देख के पता लग रहा है। अभी ऊपर में इसके लिए थोड़ा सा आइडिया देखे थे। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं, इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है x² / 4², ऐसा लिख देता हूँ, प्लस y² / 3² = 1, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो e का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो e का वैल्यू निकलेगा √1 - b² / a²। ठीक है, तो √1 - b² का मतलब 9, a² का मतलब 16, तो ये आ जाएगा 16 - 9/4। 16 - 9 कितना आ जाएगा, 16 - 9 आ जाएगा मेरे ख्याल से 16 - 9, 9 चला गया, 9 5 9 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा √7/4। ठीक है, तो √7/4 हमारा क्या आ गया, एक्सेंट्रिसिटी आ गया। उसके बाद अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता था, नॉर्मल का इक्वेशन होता था, अभी हमने पूरा चीजें समरी पे रिवीजन किया है, ये होता था नॉर्मल का इक्वेशन, a² का मतलब कितना हो गया 16, 16x/x1, x1 का मतलब कितना है, इधर 2 है। ठीक है, माइनस 9y/y1, y1 कितना है 3√3/2, 3√3/2 ये है। ठीक है, इक्वल टू a² - b² यानी कि 16 - 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8x माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3, तो ये आ जाएगा 2√3y। ठीक है, तो ये आ गया 2√3y = 7। ठीक है, तो ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन।
क्यू वाला पॉइंट, ये नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, पी क्यू आ गया, पी क्यू का इक्वेशन आ गया। अब बताइए क्यू पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे, y को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7/8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7/8, यानी कि जो q वाला पॉइंट आया वो 7/8, 0 आ गया। ठीक है, इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा, ये पॉइंट आ गया 7/8, 0। अब ये इससे कहां से आ गया, ये जो s वाला पॉइंट आ गया, ये जो फोकस वाला पॉइंट आया, ये फोकस वाला पॉइंट कितना होगा, a 0, a का मतलब कितना है, a का मतलब है 16, ठीक है, तो s वाला कोऑर्डिनेट जो होगा 16, a इंटू ई, e का मतलब कितना है √7/4, √7/4 मतलब 4 4 16, 4√7, 0, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4√7, ये पॉइंट आ जाएगा -4√7, अब क्या एस क्यू और एस डैश क्यू दोनों लेंथ आप लोग निकाल सकते हैं, एस क्यू और एस डैश क्यू दोनों लेंथ निकाल के उसका रेशियो निकाल देना है, बस बात खत्म। आया समझ में, यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों का वो निकाल लेना, लेंथ निकाल लेना, बस उसका रेशियो निकाल देना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कॉर्ड बना है, दोनों को मिलाकर जो कॉर्ड बना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ऐसे बोलने से ना अच्छा लगता है मेरे को। मान लेते हैं किसी एक पॉइंट से, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट हो गया हमारे पास x1, y1, ठीक है, उस पॉइंट से इस इलिप्स पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक हो गया ये टेंजेंट, दूसरा हो गया ये टेंजेंट, ठीक है। अब इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एक को नाम दे देते हैं ए, दूसरे को नाम देते हैं बी, इन दोनों को जोड़ने पे जो कॉर्ड बना ये ए बी, इस कॉर्ड का नाम हो जाता है क्या, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इसका नाम हो जाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होता है, T is equal to 0। बहुत बढ़िया, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू मतलब क्या होता है, t का मतलब क्या हो जाता है, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, x x1, y स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करेंगे, y y1, ठीक है, xy रहेगा तो क्या पुट करेंगे, x y1 प्लस y x1/2, x रहेगा तो क्या पुट करेंगे, x प्लस x1/2, y रहेगा तो क्या पुट करेंगे y की जगह पे, y प्लस y1/2, और ये जो x1 y1 है वो कौन सा होगा, ये p वाला पॉइंट होगा। ठीक है, सबको क्लियर है, तो इसलिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे ज्यादा समय नहीं खर्च करते हैं, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, हमें पहले से पता है, मैंने इसको पैराबोला में भी बताया था, मैंने इसको सर्कल में भी बताया था, मैंने इसको हर जगह बताया था, आगे हाइपरबोला में भी यही चीज आएगा। इस पे क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ इसको स्पेस बना लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया इफ फ्रॉम ए पॉइंट P tangents PQ and PR are drawn to the ellipse, so the equation of QR is find the coordinates of the P, क्या कोई निकाल पाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला गया है कि हमारे पास एक इलिप्स है, ठीक है, हमारे पास एक इलिप्स है बोला गया है, और एक पॉइंट है कहीं पे पता नहीं अनजान सा एक पॉइंट है P, उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, इस एलिप्स पे इस P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, PQ और PR के नाम से, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया Q, ये पॉइंट हो गया R, PQ और PR के नाम से आर ड्रॉन टू द इलिप्स दिस, और इलिप्स का जो भी समीकरण है यानी कि इक्वेशन है वो कितना दिया गया है, x²/2 प्लस y² इक्वल टू 1, ठीक है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ QR इज x प्लस 3y इक्वल टू 1। QR मतलब क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, QR मतलब क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, x प्लस 3y इक्वल टू 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P,
ये जो P है इस P का कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। कौन बताएगा किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं P का कोऑर्डिनेट को? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। सर इसका वो x इंटू एक्स वन वो दोनों निकल जाएगा, एक इक्वेशन रहेगा और ये वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन है, फिर दोनों को क्या उसके कोफिशिएंट्स को हाँ कंपेयर करेंगे। हाँ और कंपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके किसी एक कांस्टेंट को इक्वल कर सकना है, किसी एक टर्म को सेम बनाना है, किसी एक टर्म को सेम बनाना है, बात वही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इस P पॉइंट को मैं x1, y1 ले लेता हूं तो ये x1 y1 फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले QR का अगर x1 y1 के रेस्पेक्ट में इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा? x इंटू x1 बाई 2 प्लस y इंटू ठीक है, आप लोग माइक्रोफोन ऑन करके बात मत किया कीजिए, यहाँ तक आवाज आता है उससे बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। एक तो पढ़ाई के समय आप दूसरे से बात कर रहे हैं जो चीज गलत है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और दूसरा चीज आप माइक्रोफोन ऑन करके बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इफ फ्रॉम ए पॉइंट पे, हाँ तो जो QR का इक्वेशन है x इंटू x1 बाई 2 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू 1, ये किसका इक्वेशन आ गया? ये इक्वेशन आ गया इसका। ठीक है, QR का। अब QR का इक्वेशन ऑलरेडी दे भी रखा है, QR का इक्वेशन ऑलरेडी कितना दे रखा है? x प्लस 3y इक्वल टू 1। क्या मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं या कोई चीज है मेरे को सिमिलर बनाने की जरूरत है? बताइए। बोलिए, क्या मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं या मेरे को अभी कोई चेंजेस करना पड़ेगा इसमें कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए? करना होगा। अरे ऑलरेडी मैंने क्या बताया था, एक टर्म को सेम बनाना। कांस्टेंट टर्म बराबर है, चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो। देखो टोटल इसमें कितने टर्म है? इसमें 3 टर्म है, 1 2 और 3। तीनों में से किसी एक टर्म को मेरे को सेम बनाना पड़ेगा। तो 1 2 और 3, इसमें भी 3 टर्म है, बट आखिरी वाला टर्म दोनों का सेम है। अगर सारा का सारा टर्म अलग अलग होता, मान लेते इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, मेरे को बोला जाता है कि x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस 7 इक्वल टू 0, और मेरे को बोला जाता है कि दोनों इक्वेशन सेम है। तो अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो हम कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें को देखना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक टर्म दोनों में सेम होना चाहिए। इसमें x है, x1 तो x1 के बारे में जानकारी नहीं है, इसमें 3y y1 के बारे में जानकारी नहीं है, इसमें 5 और 7, तो यानी कि कोई भी टर्म अभी हम लोग नहीं बता सकते कि सेम होगा कि नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 5 को 7 बना दें या 7 को 5 बना दें। ठीक है, दूसरा चीज, अगर ऑलरेडी ऐसे दे दिया जाता, ऑलरेडी मान लो ऐसे दे दिया जाता 6 6, तो यानी कि अगर दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों का अगर एक एक पार्ट सेम है तो बाकी सब पार्ट भी दोनों का इक्वल ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमारा आखिरी वाला टर्म जो है दोनों का सेम दिया हुआ है और दोनों को एक ही सेम ही इक्वेशन बोला गया, तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो x बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? सॉरी, x1 बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो उस हिसाब से x1 का वैल्यू कितना आ गया? 2। y का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू y, तो y का सॉरी y1 का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो ये जो पॉइंट P पॉइंट आ गया वो कितना आ गया? 2, 3। तो यानी कि ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा? 2, 3 पॉइंट हो जाएगा। आया समझ में? सबके दिमाग में फिट हुआ? ठीक है, ये बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग ये सारे क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा कि सर ही सारा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप लोग खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कल मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया कि नहीं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के क्वेश्चन ऐसे भी इजी होते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, ठीक है, टू दिस, देन ऑल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट। चलिए, फिक्स पॉइंट की बात आई है। बहुत सारे लाइन जब एक फिक्स पॉइंट से पास करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? बहुत सारे लाइंस जब एक फिक्स पॉइंट से पास करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? बोलिए। अरे बोलिएगा आप लोग।
एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि बहुत सारा लाइन जो होता है एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, तो उस फिक्स पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे लाइंस का इक्वेशन को हम लोग निकाल सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी था वो? देख रहे हैं क्या होगा। ऐसा कहीं पे सुना है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन? 11 प्लस लैम्डा L2। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? दो लाइन है L1 और L2, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब क्या? फिक्स पॉइंट। अब इस फिक्स पॉइंट से जो बहुत सारे लाइन पास करते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कभी फिक्स पॉइंट की बात आए तो कोशिश करना कि ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा बन सकता है शायद। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज सच दैट द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट फॉर्म्स ए ट्रायंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ट्राई करना। प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द इलिप्स विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज ए फोकल कॉर्ड। ठीक है, इसको भी ट्राई करना। विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स बोला गया। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कॉर्ड ऑफ इलिप्स व्हिच मिड पॉइंट इज गिवन। बस ये तीन आखिरी पॉइंट है। तो कल मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा और एग्जैक्ट 9 बजे आप लोग आ जाना। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा समय में गड़बड़ी हो जाता है। और आज तो बहुत सारे बच्चे फिर गायब हो गए, बारिश का मजा लेने लग गए। ठीक है, चलिए फिर हमारा दूसरा क्लास भी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। याद रखना 2 दिन के करीब क्लास चलेगा और उसके बाद ये खत्म है। ये खत्म होने के बाद हम लोग वेक्टर थ्री स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है उससे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।